हेलो डियर स्टूडेंट्स, अभी हम कर रहे हैं 8th क्लास के लिए NCERT साइंस। चैप्टर नंबर है 18। इस चैप्टर के अंदर है जो कि हम समझ रहे हैं एयर पोल्यूशन क्या है, इसके क्या क्या उपाय है कि एयर पोल्यूशन रोका जाए, और इसी प्रकार से वाटर पोल्यूशन के बारे में इस चैप्टर में आगे हम पढ़ेंगे। अभी हम जो करने जा रहे हैं वो है 18.3 केस स्टडी द ताजमहल। ताजमहल की एक केस स्टडी है कि किस प्रकार से ताजमहल की जो सुंदरता है, जो वाइट मार्बल है, वो लगातार ख़राब हो रहा है। और वो किस वजह से हो रहा है? वो हो रहा है पोल्यूशन की वजह से, क्योंकि जो एयर के अंदर जो एयर पोल्यूटेंट्स है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में मिल रहे हैं। और वो क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि उसके आसपास और जो उसके अंदर आगरा के अंदर जो इंडस्ट्रीज है, जो ऑयल रिफाइनरी है या फिर व्हीकल की वजह से जो है धुआं निकलता है वो है। तो उस और जो फैक्ट्रियां है उनके धुएं से जो केमिकल्स निकलते हैं, जो जहरीली गैसें निकलती हैं, जो कि जो एयर में प्रेजेंट वाटर है उसके साथ मिल करके, मतलब जो मॉइस्चर होता है, जैसे बादल हो गए, वहाँ हो गया, और जो मॉइस्चर है उसके साथ मिल करके ये रिएक्शन करके एसिड बना देते हैं। और वो बारिश के रूप में जब गिरता है तो वो ना केवल ह्यूमन लाइफ को नुकसान पहुंचाता है, बल्कि ये जो बिल्डिंगें हैं उनको भी नुकसान पहुंचाता है। तो वही नुकसान पहुंच रहा है ताजमहल की बिल्डिंग को। तो उसके बारे में अभी हम समझने जा रहे हैं। तो चलिए फिर जो ये अपनी जो चैप्टर है आगे का स्टार्ट करते हैं। लेट अस डू। केस स्टडी द ताजमहल 18.3 ये टॉपिक है। पिछले 20 सालों के अंदर, 2 डेकेड्स का मतलब हो गया, एक डेकेड में 10 साल होते हैं, तो 20 सालों में इंडियाज मोस्ट फेमस टूरिस्ट अट्रैक्शन ताजमहल जो है, जो कि आगरा में लोकेटेड है, वो चिंता का विषय बन गया है। ताजमहल चिंता का विषय बन गया है। ताजमहल की सुंदरता है वो, जो कि ताजमहल बहुत ज़्यादा मात्रा में टूरिस्ट का सेंटर ऑफ अट्रैक्शन रहा है, वो उसके लिए अब चिंता होने लगी है। क्यों? वो आगे देखेंगे, आप समझेंगे। यहाँ क्वेश्चन बनाया गया है, व्हाट हैव एक्सपर्ट्स वॉन्ट अबाउट ताजमहल। ताजमहल के बारे में जो एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने किस चीज़ के लिए वार्निंग दी है? तो एक्सपर्ट्स ने वार्न किया हुआ है कि जो पोल्यूटेंट्स जो हवा में प्रेजेंट है वो इसके वाइट मार्बल को नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो ये क्वेश्चन बना कि व्हाट हैज एक्सपर्ट्स वार्न अबाउट ताजमहल। तो यहाँ इसका आंसर है कि ताजमहल के जो वाइट मार्बल है उसका डिसकलरिंग का कारण बन रहा है एयर पोल्यूशन। क्लियर हो रहा है आपको? ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु आर बीइंग अफेक्टेड बाय द पोल्यूशन अदर देन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। लिविंग हु की जगह व्हाट कर लेते हैं कि और कौन सी चीज़ें हैं जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अलावा पोल्यूशन की वजह से जिनके ऊपर असर पड़ रहा है। तो वो मोन्यूमेंट्स भी है, वो यहाँ पे अभी आप देखेंगे। ना केवल ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए नुकसानदायक है एयर पोल्यूशन, जिसकी वजह से उनको अफेक्ट पड़ रहा है, जिससे कि उनको अलग अलग तरह की डिजीज़ होती है। अस्थमा हो गया, है ना, कफिंग हो गई, सांस लेने में दिक्कत हो गई, वीजिंग हो गई, जो कि सांस लेते वक्त गड़गड़ाहट की आवाज़ होती है ना, लंग की वजह की जो दिखते हैं वो हो जाती है। तो बट नॉन लिविंग थिंग्स लाइक बिल्डिंग्स, मॉन्यूमेंट्स एंड स्टैचूज आर ऑल्सो अफेक्टेड। तो ना केवल लिविंग ऑर्गेनिजम्स बल्कि इससे कौन और ज़्यादा अफेक्ट हो रहे हैं जिनको, वो है जो बिल्डिंग्स है, इमारतें हैं, मॉन्यूमेंट्स है, इसी तरीके से जो यादगार होते हैं जैसे ताजमहल है, तो ये भी इनके ऊपर भी नुकसान हो रहा है। और जो कोई स्टैचू वगैरह है, कोई मूर्तियाँ है, जो विशाल विशाल मूर्तियाँ होती है, उनको भी नुकसान पहुँच रहा है। राइट? ओके, अब आगे का पार्ट।
हाँ, इसको थोड़ा सा स्मॉल ही कर लेते हैं, अब ठीक है। तो अब आगे का जो पार्टीशन है वो समझिए। द इंडस्ट्रीज लोकेटेड इन एंड अराउंड आगरा। अब इसका कारण क्या है, जो ये जो बिल्डिंग को नुकसान हो रहा है उसका क्या कारण है, कौन इसका जिम्मेदार है, तो वो यहाँ पर डिस्क्राइब किया हुआ है। जो इंडस्ट्रीज है जो कि अंदर और इसके आसपास आगरा के अंदर सिचुएटेड है, जैसे कि एग्जांपल के तौर पर रबर इंडस्ट्री है, कोई रबर को प्रोसेस करने वाली इंडस्ट्री है, ऑटोमोबाइल को इंडस्ट्री है, या केमिकल, और स्पेशली जो मथुरा की ऑयल रिफाइनरी है वो इसकी जिम्मेदार है। ठीक है, जिसकी वजह से जो हवा में पोल्यूटेंट्स है वो लगातार तेज़ी से बढ़ते चले जा रहे हैं। और वो पोल्यूटेंट्स कौन कौन से हैं, यहाँ है सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये वाले जो पोल्यूटेंट्स है ये लगातार बढ़ रहे हैं। राइट, तो कौन कौन जिम्मेदार है इसके लिए? इसके लिए जिम्मेदार है रबर प्रोसेसिंग इंडस्ट्री जो वहाँ पर आगरा के अंदर या आगरा के आसपास सिचुएटेड है। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री होगी, केमिकल, या फिर जो स्पेशली जो यहाँ पर जो बताया गया है वो मथुरा की ऑयल रिफाइनरी है। ठीक है, तो वो क्या कर रही है, उससे की जो जहरीली गैसें है, जिसमें यहाँ पे दो नाम दिए गए हैं, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, हवा में ज़्यादा मात्रा में मिल रही है। ये जो गैसेज है ये हवा में प्रेजेंट वाटर वेपर के साथ रिएक्ट कर जाते हैं। एटमॉस्फेयर में जो वाटर वेपर है, ये समझ लीजिए कि जो बादल होते हैं, इनके साथ रिएक्ट कर जाएंगे और इससे क्या होगा, वो एसिड बनाएंगे। और वो एसिड कौन कौन से बनाएंगे, एक सल्फ्यूरिक एसिड है, दूसरा नाइट्रिक एसिड है, और भी होती है कार्बन डाइऑक्साइड अगर जो मिलती है तो वो कार्बोनिक एसिड बनाते हैं। राइट, तो जो ये एसिड है ये एसिड्स ड्रॉप डाउन विद रेन। अब जो ये एसिड है ये नीचे गिरते हैं बारिश के साथ में, तभी कहते हैं, आप लोगों ने देखा होगा कि जब पहली बारिश होती है तो पेरेंट्स बच्चे एक्साइटेड तो होते हैं नहाने के लिए, लेकिन वो उनको जाने नहीं देते। गर्मियों में जब बारिश होती है पहली, तो वो कहते हैं कि पहली बारिश में नहीं नहाना। क्यों? क्योंकि उसमें पोल्यूटेंट्स मिलने की वजह से वो एसिडिक हो जाती है। तो यही जो एसिड रेन है ये गिरती है और इसी को कहते हैं एसिड रेन। तो ये नुकसान पहुंचा रही है मॉन्यूमेंट्स को। ठीक है, ओके, अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन इसके लिए। व्हाट इज मार्बल कैंसर एंड व्हाट इज द रीजन ऑफ दिस। यहाँ क्वेश्चन बनाया है कि मार्बल कैंसर क्या है और इसका कारण क्या है। राइट, एसिड रेन क्या करती है, वो कोरोड कर देती है मार्बल को, यानी कि मार्बल की जो ऊपरी लेयर है उसको ख़राब कर देगी। जो ताजमहल के केस में उसे पीला सा कर देती है, येलोइश कर देती है, जो मोन्यूमेंट्स की मार्बल को नुकसान पहुंचाती है। ठीक है, तो एसिड रेन का ये नुकसान है, जो इस फिनोमिना को मार्बल कैंसर भी कहा जाता है, जिसकी वजह से इसके मार्बल को की जो डिस्कलरिंग है वो हो रही है। जो सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर होता है, जैसे कि धुआं, सूट के जो पार्टिकल्स है जो कि मथुरा ऑयल रिफाइनरी से निकल रहे हैं, इसने मार्बल को, ताजमहल के मार्बल को येलोइंग करने में भागीदारी की है। मतलब इसकी वजह से ही क्या हो रहा है, एक जो ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल इसी को बताया गया है यहाँ पे। इज दैट क्लियर? तो जो पोल्यूटेंट्स होते हैं वो एसिड रेन का कारण बनते हैं और वो एसिड रेन जो है ताजमहल की सुंदरता को नुकसान पहुंचा रहा है। अब सुप्रीम कोर्ट ने इसके अंदर दखलंदाजी, मतलब उन्होंने क्या किया, दखलंदाजी तो नहीं कहेंगे, बीच में आए वो इसमें कि मार्बल को बचाने के लिए, क्योंकि जो हमारी कोर्ट है ये देश के नागरिकों की सुरक्षा करती है, बल्कि देश के हितों की भी सुरक्षा करती है, लोगों की सुरक्षा करती है, वो जजमेंट देती है जिससे कि लोग सुरक्षित महसूस करें, बल्कि यहाँ के जो मोन्यूमेंट्स है वो भी सुरक्षित रहे, देश की धरोहर है वो सुरक्षित रहे। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसके लिए कई सारे स्टेप्स उठाए हैं ताज को बचाने के लिए।
इट हैज़ ऑर्डर्ड द इंडस्ट्रीज, इन्होंने इंडस्ट्रीज़ को ऑर्डर दिया है कि वो क्लीनर फ्यूल का इस्तेमाल करे जो कि और फ्यूल कोल के मुकाबले में ज़्यादा क्लीन है। जैसे कि क्लीनर फ्यूल का नाम यहाँ पे दिया हुआ है CNG, जिसकी फुल फॉर्म है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। 1 मार्क में फिलअप के तौर पे ये आ सकती है। इसी तरह से LPG फ्यूल का इस्तेमाल करने के लिए कहा है उन्होंने, जो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस है। ठीक है, इज दैट क्लियर? ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि वेल टेल विल मैंने कुछ कर रखा है, ये वेल टेल यू लेटर, विल टेल यू लेटर होगा। उस वक्त बहुत पहले बनाए थे मैंने ये नोट्स, तो इसके बारे में आगे पढ़ते हैं। मोर ओवर द ऑटोमोबाइल शुड स्विच ओवर द अनलेडेड पेट्रोल इन द ताज जोन। तो यहाँ तक कि जो ऑटोमोबाइल्स को भी ये हिदायत दी गई है कि वो अनलीडेड जो लीडेड पेट्रोल है जिसके अंदर शीशे का इस्तेमाल होता है, वो वाला पेट्रोल इस्तेमाल नहीं करना, वो वाला डीजल इस्तेमाल नहीं करना, जो बढ़िया जो पेट्रोल है उसका इस्तेमाल करना है। तो ताज जोन के अंदर उसका जो ख़राब वाले पेट्रोल का, जिसमें कि लेड ज़्यादा मात्रा में प्रेजेंट होता है, वो आप पेट्रोल इस्तेमाल नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये भी हिदायत दी है, स्पेशली कहा गया है। इज दैट क्लियर? ताज जोन के अंदर अनलेडेड पेट्रोल वाली जो गाड़ियाँ हैं, ऑटोमोबाइल्स है, वो इस्तेमाल जो है किए जाएंगे। ठीक है, अनलीडेड या लेडेड मतलब जिसमें जो शीशा नहीं होता, वो वाला पेट्रोल जो है वो वाला इस्तेमाल करना है। ठीक है, शीशा रहित पेट्रोल का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। अब आगे, अब आपसे कहा गया है एक्टिविटी के लिए कि आप अपने जो एल्डर्स हैं उनके साथ डिस्कस कीजिए, जो वो 20 से 30 ईयर्स पहले जो ताज हुआ करता था उसके बारे में उनसे बातचीत कीजिए। तो आपको पता लगेगा कि उस वक्त कितना सुंदर ताज हुआ करता था। लेकिन अब जो है वो येलोइश हो गया। वैसे तो अब इसके ऊपर काम भी चल रहा है ताकि इसकी सुंदरता को दोबारा से वैसा ही बना दिया जाए, राइट। और अब आपको कहा गया है कि आपको क्या करना है, प्रोक्योर यानी खरीदना के लिए कहा गया है। कुछ जो ताजमहल की पिक्स वगैरह लेकर के उसे अपनी स्क्रैप बुक में लगाने के लिए आपसे कहा गया है, ताकि आप इसको और ज़्यादा अच्छे से समझें और आपको याद रहे कि आपको भी इसके लिए स्टेप्स उठाने हैं कि ताजमहल की सुंदरता बरकरार रहे और आप भी ऐसे खराब वाले पेट्रोल का इस्तेमाल ना करें ताज जोन के अंदर। तो अब यहाँ बुजो के दिमाग में कुछ है, वो कहता है कि मुझे याद आया कि जब उन्होंने फर्स्ट चैप्टर क्रॉप वाला जो चैप्टर था एक, उसे पढ़ा था, तो उसने ये बात जानी थी कि एसिड रेन है वो मिट्टी को और प्लांट्स को भी नुकसान पहुंचाती है, राइट। क्योंकि एसिड रेन जब मिट्टी पर पड़ेगी तो वो उसे एसिडिक कर देगी, जिससे कि क्रॉप प्रोडक्शन पर असर पड़ेगा और प्लांट को भी अलग तरह की जो दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, प्रोडक्शन कम होएगी और उस पर इफेक्ट पड़ेगा। ओके, अब आप समझने जा रहे हैं 18.4 ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में पहले आप समझ लीजिए कि ग्रीन हाउस इफेक्ट होता क्या है। ग्रीन हाउस इफेक्ट वो इफेक्ट होता है जिसकी वजह से लाइफ अब यहाँ पर एग्जिस्ट करती है धरती के ऊपर, क्योंकि जो दिन के टाइम पर तो सूरज की रोशनी होती है वो हमें गर्मी प्रोवाइड करती है और हम क्या करते हैं कि यहाँ पर एग्जिस्ट कर पाते हैं और इतनी ज़्यादा ठंड नहीं होती। अगर मान लिया ग्रीन हाउस इफेक्ट ना होता तो रातें इतनी ठंडी हो जाती कि लाइफ पॉसिबल ही ना होती, सब कुछ जम जाता। तो क्या होता है कि जो ग्रीन हाउस गैसेस है जिसके अंदर आती है कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, मीथेन गैस है, वाटर वेपर है, ये सब चीज़ें होती है जो कि ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। होता क्या है कि जब सूरज की गर्मी पड़ती है धरती के ऊपर तो उसका एक पार्ट तो स्पेस में चला जाता है और एक पार्ट उसका जो है रह जाता है, वो सस्पेंडेड रहता है, लटका रहता है, क्योंकि CO2 गैस और जो ये ग्रीन हाउस गैसेज होती है जो मैंने आपको बताई, ये उसको ट्रैप कर लेती है हीट को ट्रैप करने के बाद वो रातें जो होती है इतनी ठंडी जो है नहीं होती और वो गर्म रहती है। तो आपने देखा होगा कि अगर बर्फ़ का टुकड़ा बाहर गिर जाए तो वो पिघल जाता है। तो ये गर्मी कहाँ से आई? रात के टाइम जब सूरज है ही नहीं, तो ये गर्मी आई उस ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से। और ग्रीन हाउस जो हाउसेज भी आपने कई देखे होंगे जहाँ पर प्लांट को जो है गर्मी प्रोवाइड की जाती है ताकि वो एक आर्टिफिशियल तरीके से पनप पाए, एक टेम्परेचर उन्हें प्रोवाइड किया जाता है। तो उसके लिए भी यही फिनोमिना होता है कि वो सनलाइट को ट्रैप तो कर लेते लेकिन छोड़ते नहीं हैं।
जिससे कि टेम्परेचर वहाँ पे बना रहता है, और वो जो चीज़ें जो उस टेम्परेचर पर जो वहाँ पर अभी लगाई गई है उस लोकेशन पर वो पनप नहीं पाएंगे, लेकिन ग्रीन हाउस जो हाउसेज होते हैं वो उनको वो टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं, राइट। तो अब आगे ये वाला पार्ट है, ये आगे कर लेते हैं। यू नो दैट, आपको पता है कि जो सन की रेज है वो गर्म होती है और वो अर्थ के सरफेस को गर्म रखती है। इसका जो एक पार्ट है रेडिएशंस का वो धरती के अर्थ पर पड़ता है और वो इसके द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, वो धरती को के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, और एक पार्ट जो है वो वापस स्पेस में चला जाता है, और एक जो रिफ्लेक्टेड रेडिएशंस का एक पार्ट वो एटमॉस्फेयर के द्वारा पकड़ लिया जाता है। अब आपने देखा होगा गर्मियों में जब बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है तो धरतियाँ बिल्कुल गर्म हो जाती है। रात को अगर आप बाहर सोने के आदी है या फिर आप बाहर खेलने के आदी है तो छत के ऊपर आप पानी गिराते हैं तो वो छत जो एकदम सूख जाती है। वो किस वजह से? क्योंकि रेडिएट हो रही है हीट वहाँ से, वो गर्म है अभी भी शाम के टाइम पर, राइट। तो वैसे ही ये जो गर्मी होती है ये जो रेडिएशंस जो एटमॉस्फेयर है पकड़ लेता है। जो ट्रैप्ड रेडिएशंस होती है वो अर्थ को अब आगे गर्म रखेगी, जिसकी वजह से रातें बिल्कुल ही जमा देने वाली ठंड नहीं होती। अगर आपने कभी देखा हो कि ग्रीन हाउसेज जो नर्सरी के अंदर या फिर कहीं और पर है ना, और इसके याद कीजिए कि जो सन की हीट है वो अंदर आने तो दी जाती है लेकिन वो बाहर जाने के लिए उसे ऐसा कुछ सिस्टम कर दिया था कि वो बाहर नहीं जा पाती। ग्रीन हाउसेस के अंदर जहाँ पे प्लांट्स को आर्टिफिशियल तरीके से टेम्परेचर प्रोवाइड किया जाता है, सूरज की रोशनी प्रोवाइड की जाती है। अब जो ट्रैप्ड हीट है वो ग्रीन हाउस को गर्म रखती है, और यही द ट्रैपिंग ऑफ रेडिएशंस बाय द अर्थ एटमॉस्फेयर, ये भी सिमिलर ही होता है। अर्थ के एटमॉस्फेयर के द्वारा हीट को ट्रैप कर लेना, जिससे की वजह से रात को टाइम पर भी जो टेम्परेचर बिल्कुल माइनस में नहीं चला जाता। इसी वजह से क्या होता है, इसी फिनोमिना को, दैट इज़ वाई, इसी वजह से इसको कहा जाता है ग्रीन हाउस इफेक्ट। ठीक है, समझ में आ गया ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है? होप सो अच्छे से क्लियर हो गया होगा। विदाउट, तो ये 1 मार्क 2 मार्क में आपके लिए आता है, क्वेश्चंस एनसीईआरटी में भी जरूर ये होंगे ही। इस प्रोसेस के बिना लाइफ पॉसिबल ही नहीं होती अर्थ के ऊपर। लेकिन अब जो ये ग्रीन हाउस जो इफेक्ट है ये हमें क्या नुकसान पहुंचाने लगा है, क्योंकि जो CO2 है जो कि ग्रीन हाउस गैसेस के अंदर से एक गैस होती है वो इस इफेक्ट के लिए जिम्मेदार है। CO2 जो कि इस तरह की एक गैस है जो कि ग्रीन हाउस के लिए जिम्मेदार है। और आपको पता है कि जो CO2 गैस है वो एयर का ही एक कंपोनेंट है। 0.03% कुछ बताया गया है कि इतनी मात्रा में जो CO2 गैस प्रेजेंट है एटमॉस्फेयर के अंदर। और आपने ये भी स्टडी किया है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस का प्लांट्स के लिए क्या इस्तेमाल है, क्योंकि प्लांट्स इस CO2 गैस का इस्तेमाल करके ही अपनी फोटोसिंथेसिस करते हैं और खाना बना पाते हैं, और हमें क्रॉप से खाने के लायक चीज़ें मिल पाती हैं। और जानवर भी जो खाना वगैरह खाते हैं, घास खाते हैं, तो वो भी इन्हीं पौधों से मिलता है, और ये पौधे CO2 गैस का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर मान लिया जो ये CO2 गैस है बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रेजेंट हो हवा के अंदर, तो ये एक पोल्यूटेंट का काम करती है और ये नुकसान पहुँचाती है हमें। क्या अब आप पहेली की मदद कर सकते हो उसके क्वेश्चन का जवाब देने के लिए? तो देखते हैं पहेली ने क्या क्वेश्चन किया है। बट हाउ डज CO2 कंटेंट राइज इन द एटमॉस्फेयर एंड बिकम एक्सेसिव? कि अब ये पहले के दिमाग में क्वेश्चन है, लेकिन ये कैसे होता है कि जो CO2 का जो कंटेंट है, CO2 जो है वो एटमॉस्फेयर में बढ़ रहा है और ये बहुत ज़्यादा मात्रा में हो चुका है। तो ये तो आप जान ही चुके हो कि जो फैक्ट्रियाँ वगैरह है, जो व्हीकल्स है, उसका धुआं है, जो पेड़ पौधे हैं वो काटे जा रहे हैं बहुत ज़्यादा मात्रा में। मैंने कई वीडियो भी शूट की है, वो मैं अपलोड भी करूँगा, लेकिन मेरे को टाइम नहीं लग पा रहा है उसको करने का, डिफॉरेस्टेशन के लिए। कि यहाँ पर जो हमारी लोकेलिटी में, हमारे जो शहर के अंदर एयरपोर्ट बनने जा रहा है, तो उसके लिए एक बहुत बड़े हिस्से पर से पेड़ों को काटा गया है। लेकिन कोशिश ये कि मैं तो यही आशा करूँगा कि सरकार इसके बदले में और भी ज़्यादा मात्रा में पेड़ पौधे उन जगहों पे लगाए जहाँ पर पहले से ही कई लगे हुए हैं, और जो जहाँ खाली जगह है वहाँ ये पेड़ पौधे ज़्यादा मात्रा में लगाए जाएँ। तो ऐसे केस के अंदर क्या होता है कि
पौधे इतने होते नहीं है जो CO2 का इस्तेमाल कर सके, लेकिन CO2 उसी मात्रा में बन रही है तो वो बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ जाती हैं एटमॉस्फेयर के अंदर, और वो कारण बनते हैं ग्लोबल वार्मिंग का, जो आप आगे समझेंगे। ओके, तो अब क्वेश्चन है नेक्स्ट यहाँ पर, हाउ इज CO2 इंक्रीजिंग नेचर एंड लीड टू ग्लोबल वार्मिंग, कि CO2 की मात्रा जो नेचर में कैसे बढ़ती चली जा रही है, एटमॉस्फेयर में बढ़ती कैसे चली जा रही है, और वो ग्लोबल वार्मिंग का कारण कैसे बनती है, और ग्लोबल वार्मिंग को डिफाइन भी कीजिए। तो ये क्वेश्चन है, इसके लिए जो मैंने अभी शेड कर रखा है, एक तरफ तो CO2 गैस लगातार कॉन्टीन्यूसली जो CO2 गैस है वो रिलीज की जा रही है ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से। अब आप देख रहे हैं कि रसिया और यूक्रेन के बीच में भी फाइट हो रही है, जिसकी वजह से बहुतायत मात्रा के अंदर इस्तेमाल किए जा रहे हैं किस चीज़ का, बहुतायत मात्रा के अंदर जो बारूद का इस्तेमाल किया जा रहा है, जो मिसाइलें वगैरह दागी जा रही है, चीज़ें जलती है, तो कितना ज़्यादा पोल्यूशन होता है। तो फाइट तो बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, लड़ाइयाँ नहीं होनी चाहिए। देखिए, मिल करके रहें और अच्छे से फाइट वगैरह ना करें। अगर कोई समस्या है तो उसके बीच में वहाँ बैठ करके बातचीत हो सकती है। तो जो बड़े देश हैं उनका ये होना चाहिए कि वो मिल करके कुछ इसका सोल्यूशन निकाले, और रसिया के जो राष्ट्रपति है उनके लिए भी यही है कि भाई वो भी बैठ करके वार्ता करें, और अपना अगर ताकतवर है तो विनम्र रहें। यूक्रेन के जो है जो लीडर है वो बात करने के लिए तैयार है, तो बस बातचीत करके मामला सुलझ जाए और सब मिलजुल करके रहें हंसी खुशी। तो इस वॉर के अंदर भी बहुत ज़्यादा मात्रा में असला बारूद का इस्तेमाल होता है, जिससे कि पोल्यूशन बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है। अच्छा, तो ऑन द अदर हैंड दूसरी तरफ जो एरिया है, एक तो ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से CO2 गैस बढ़ती चली जा रही है, दूसरी तरफ जहाँ पर फॉरेस्ट का एरिया है वो लगातार कम होता चला जा रहा है। जो पेड़ पौधे हैं जो CO2 गैस का इस्तेमाल करते हैं, एटमॉस्फेयर के अंदर जो CO2 गैस प्रेजेंट है उसका इस्तेमाल करते हैं फोटोसिंथेसिस के अंदर, और वो खाना पकाते हैं, खाना बनाते हैं, पकाते तो क्या खाना बनाते हैं, और वो भी लगातार क्या कर रहे हैं, लगातार कम होते चले जा रहे हैं, जिसकी वजह से जो अमाउंट ऑफ CO2 है thereby decreasing the amount of CO2 in the air। मतलब प्लांट्स और जो है वो इसका इस्तेमाल तो करते हैं CO2 गैस का, CO2 का इस्तेमाल करने की वजह से क्या होता है कि एटमॉस्फेयर में इसकी मात्रा कम होती है, लेकिन वो भी अब लगातार कम होते चले जा रहे हैं। डिफॉरेस्टेशन हो रही है, जो मैंने अभी एयरपोर्ट का एग्जांपल दिया वो भी डिफॉरेस्टेशन भी होता है, और इसी तरह से डैम्स वगैरह बनते हैं या फिर अर्बनाइजेशन होती है, तब भी एक बड़े भाग के अंदर से जो पेड़ पौधे काटे जाते हैं, या फिर खेती बाड़ी करने के लिए जो ज़मीनें बनाई जाती है तो वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा मात्रा में पेड़ काटे जाते हैं, तो वो डिफॉरेस्टेशन का कारण बनते हैं, और उसकी वजह से CO2 की जो अमाउंट है वो लगातार हवा में जो है वो बढ़ती चली जा रही है, इंक्रीज हो रही है। इंक्रीज का मतलब बढ़ना, क्योंकि जो बहुत ज़्यादा मात्रा में जो ट्रीज है जो कि CO2 गैस का इस्तेमाल करके उसे रिड्यूस कर रहे हैं वो कम होते चले जा रहे हैं। ठीक है, वो रिड्यूस हो रहे हैं। अब ह्यूमन एक्टिविटीज़ है इस प्रकार से CO2 गैस का एटमॉस्फेयर में इकट्ठा होने के लिए बहुत ज़्यादा मात्रा में जिम्मेदार है। एक तरफ तो वो पेड़ लगा रहे हैं तो बहुत ज़्यादा मात्रा में काटे भी जा रहे हैं। तो जो CO2 गैस है वो हीट को ट्रैप कर लेती है। ट्रैप का मतलब है पकड़ लेना, फंसा लेना, एंड उसे अलाउ नहीं करती स्पेस में जाने, मतलब स्पेस में जाने नहीं देती। और इसी वजह से क्या होता है कि एवरेज टेम्परेचर अर्थ के एटमॉस्फेयर पर वो लगातार इंक्रीज होता चला जा रहा है, और इसे ही कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग। तो लगातार अर्थ के एटमॉस्फेयर का बढ़ते रहना, ग्रीन हाउस गैसेस की मात्रा बढ़ते रहने की वजह से, क्योंकि ग्रीन हाउस गैसेस है वो एटमॉस्फेयर के अंदर प्रेजेंट होती है और वो हीट को ट्रैप कर लेती है, और वो टेम्परेचर लगातार बढ़ता चला जाता है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकते हैं जो आप आगे पढ़ेंगे। उसी में एक नुकसान यहाँ भी बता रखा है, जो हिमालय पर जो गंगोत्री जो ग्लेशियर है वो भी लगातार पिघलने लगा है, जिसकी वजह से नदियों में पानी बहुत ज़्यादा मात्रा में आएगा और वो आसपास के एरिया को फ्लडेड कर देगा। तो नुकसान तो है ही ना ये भी। और अगर जो अंटार्कटिका वगैरह की जो है बर्फ़ वो पिघल गई तो उससे क्या होगा, ओशन का लेवल है वो बढ़ेगा और वो आसपास के जो कोस्टल एरिया है वो भी पानी में डूब जाएंगे।
तो ऐसा ना हो, तो इसके लिए हमें कदम उठाने चाहिए और अपनी भागीदारी देनी चाहिए, हमें पेड़ पौधे लगाने चाहिए। हमारे शहर के अंदर भी एक ऐसा ग्रुप है जो कि पेड़ पौधे बहुत ज़्यादा मात्रा में लगा रहा है, और मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ तहे दिल से। ना केवल उनका, मैं उन हर बहुत भले लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ जो कि पेड़ पौधे लगा रहे हैं एक बहुत ज़्यादा मात्रा के अंदर। वो क्या कर रहे हैं कि वो रोड के पास जो है या फुटपाथ है वहाँ पर पेड़ पौधे लगा रहे हैं, जिसकी वजह से जो फैक्ट्रियां है, जो मशीनें हैं वो लग रही है, जो कि CO2 गैस को तो ले लेते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ देते हैं। तो जो ऑक्सीजन गैस बनाने की फैक्ट्रियां, CO2 को कंज्यूम करने वाली फैक्ट्रियां है वो लग चुकी है उनके द्वारा। तो मैं आशा करता हूँ आप भी ऐसा कुछ कर रहे होंगे। ओके, तो दूसरी गैसेज और है जो कि उनके नाम है यहाँ पर। दूसरी गैसेज कौन सी है जो ग्रीन हाउस इफेक्ट ग्लोबल वार्मिंग का कारण बनती है? वो है 1 मीथेन, 2 नाइट्रस ऑक्साइड, 3 वाटर वेपर। ये भी ग्रीन हाउस के लिए जिम्मेदार है। अब ये एक सीरियस थ्रेट है ग्लोबल वार्मिंग, उसके बारे में एक ये स्टडी है, ये कुछ है, आप समझिए इसको। ग्लोबल वार्मिंग की वजह जो सी लेवल है वो राइज करेगा लगातार तेज़ी के साथ में, और कई जो जगह है जो कि कोस्टल एरिया है वो अभी भी क्या है, फ्लडेड हो चुके हैं, वहाँ पर पानी भर चुका है, वो पानी आ चुका है, एक बड़ा हिस्सा समुद्र में मिल चुका है। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो इन वाइड रेंजिंग इफेक्ट ऑन रेनफॉल पैटर्न, एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट, प्लांट्स एंड एनिमल्स, तो इससे ग्लोबल वार्मिंग की वजह से बारिश की मात्रा है उस पर भी असर पड़ेगा। कहीं पे ज़्यादा होगी, कहीं पे कम होगी, कहीं पे ज़्यादा होगी तो वहाँ पे फ्लड भी ला सकती है ये। और एग्रीकल्चर के ऊपर भी असर डालती है, फॉरेस्ट के ऊपर भी असर डालती है, प्लांट्स पर और एनिमल्स पर भी असर डालती है ग्लोबल वार्मिंग। जो ज़्यादातर मात्रा में जो लोग हैं जो कि ऐसी जगहों पे रह रहे हैं थ्रेटेंड बाय ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जिनको नुकसान हो रहा है, वो एशिया में रहते हैं। A recent climate change report gives us only a limited time to keep the greenhouse gases at the present level. तो एक रिसेंट जो क्लाइमेट चेंज रिपोर्ट है वो हमें बताती है कि ये जो ग्रीन हाउस गैसेज है उसको लिमिटेड करने के लिए हमारे पास टाइम भी बहुत लिमिटेड है, ठीक है, इस समय पर। नहीं तो क्या होगा, अदरवाइज जो टेम्परेचर है वो लगातार बढ़ता चला जाएगा, तो और वो 2 डिग्री तक बढ़ सकता है, 2 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ सकता है सेंचुरी की एंडिंग से पहले तक, ठीक है ना, समझ में आया आपको। लेवल कंसिडर्ड डेंजरस, तो ये जो लेवल है 2 डिग्री सेल्सियस का बढ़ना, ये बहुत ही खतरनाक है। 0.5 डिग्री सेल्सियस बढ़े तो ये भी बहुत खतरनाक होता है, तो इससे 4 गुना है, समझ पा रहे हो। ओके, तो अब आगे, तो जो दूसरी और गैसेज है हम ये पढ़ रहे थे कि जो दूसरी गैसेज है जिसमें मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, वाटर वेपर, ये भी कंट्रीब्यूशन करती है ग्रीन हाउस, ये ग्रीन हाउस गैसेज ही है इस इफेक्ट के लिए, ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए, बल्कि वो जब ज़्यादा मात्रा में जाते हैं ग्लोबल वार्मिंग के लिए, जैसे CO2 गैस है वो भी ग्रीन हाउस गैसेज कहलाती है। अब ग्लोबल वार्मिंग के लिए है यहाँ क्वेश्चन, व्हाट इज क्योटो प्रोटोकॉल? क्योटो प्रोटोकॉल क्या चीज़ है? ग्लोबल वार्मिंग की वजह से गवर्नमेंट, पूरे वर्ल्ड की जो गवर्नमेंट्स है, देशों की जो गवर्नमेंट्स है, उनके लिए चिंता बढ़ गई है। ये मेजर कंसर्न है, बड़ी चिंता का कारण बन चुकी है उनके लिए। कई सारी कंट्रीज ने एक एग्रीमेंट साइन किया है ताकि वो ग्रीन हाउस गैसेस के इमिशन के ऊपर रोक लगा सके। जो क्योटो प्रोटोकॉल इसी तरीके का एक एग्रीमेंट है। तो ये 1 मार्क क्वेश्चन, 2 मार्क क्वेश्चन में आ सकता है क्योटो प्रोटोकॉल क्या है। तो ये क्योटो प्रोटोकॉल है जो कि ग्रीन हाउस गैसेस को लिमिटेड करने के लिए कुछ स्टेप्स उठाए जाए, उसके लिए एग्रीमेंट है कि उसका इसको लिमिटेड करने के लिए कुछ उपाय किए जाए, और वो उपाय क्या है वो उसमें डिस्क्राइब कर रखे होंगे, और जिससे क्या होगा कि ग्रीन हाउस गैसेस है वो एक लिमिटेड अमाउंट में बाहर निकले और उसको सॉल्यूशन भी हो ताकि पेड़ पौधे लगाए जाए, ठीक है। तो इस समस्या का सामना करने के लिए ये प्रोटोकॉल बनाया गया है, ग्लोबल वार्मिंग की समस्या का सामना करने के लिए प्रोटोकॉल बनाया गया है। बुझो अब हैरान है इस बात को जान करके कि कैसे अर्थ के एटमॉस्फेयर अगर 0.5 डिग्री सेल्सियस भी बढ़ जाए तो ये कैसी चिंता का कारण बन सकता है।
और ऐसा सीरियस इफेक्ट का क्या कारण बन सकता है। तो पहली उसे बताती है कि उसने न्यूज़पेपर के अंदर अभी पढ़ा था कि जो गंगोत्री ग्लेशियर है जो कि हिमालय के ऊपर है, वो अब पिघलना स्टार्ट हो गया, और वो किस वजह से, वो इसी ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ऐसा हुआ है। तो स्टूडेंट्स, अब इसके बाद व्हाट कैन बी डन जो है हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे कि क्या किया जा सकता है जिससे कि हम ये ग्लोबल वार्मिंग है और जो एयर पोल्यूशन है इसको रोक सकें, जिससे ग्लोबल वार्मिंग ना हो और हमारी जो ये धरती है ये फिर से क्लीनर बन जाए। दिल्ली का भी आगे कुछ सिस्टम है, कुछ एग्जाम्पल है, कुछ बता रखा है, और भी चीज़ें हैं, तो आप समझेंगे वो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम इसके आगे का पार्ट करेंगे। ये बड़ा चैप्टर है जिसको एकदम से नहीं करवाया जा सकता, अभी तो हमारे सिर्फ 5 पेज ही हुए हैं, क्योंकि एक्सप्लेनेशन करना भी ज़रूरी होता है ताकि आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम करेंगे आगे का पार्ट। ऑलवेज हैव अ ग्रेट टाइम।